सैकड़ों रिश्ते पूरे एक जीवन काल में होते हैं, लेकिन इनको हम सकारात्मकता और आत्मनिरीक्षण से जागरूक होकर के अच्छी तरह से निभा सकते हैं। आप अपनी स्माइल बनाए रखें। Nobody is perfect. और जिसकी इनर एनर्जी स्ट्रेंथन होती है ना, उसको और किसी चीज की चिंता नहीं है। जब से हमने जन्म लेते हैं ना, तभी से हम रिश्तों में बन जाते हैं। आजकल तो वो रिश्ते बहुत ही कम रह गए, एक भाई एक बहन। Smile namaste. And a very big smile hello to my distinguished viewers and wonderful guests. आज इनर स्माइल टॉक शो के मंच पर हम अपने कुछ डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट से बात करेंगे और पहले मैं उनका इंट्रोडक्शन कराऊंगी। उससे पहले थोड़ी सी चर्चा कि हम किस बारे में उनसे बात करेंगे। आज हम रिश्तों की बातें करते हैं। यही वो चीज है जो जब हम पैदा होते हैं और जब आखिरी सांस लेंगे तब तक हम इन्हीं से जुड़े रहते हैं। पारिवारिक, सामाजिक या मित्रता के रिश्ते हों। रिश्ते जीवन का खूबसूरत हिस्सा होते हैं। रिश्ते जीवन का आधार होते हैं। ये नदियों की तरह होते हैं, बहते रहें तो सीमा लांघ जाते हैं, रुक जाएं तो सूख जाते हैं। कभी कभी रिश्ते कांच जैसे होते हैं, सुंदर लेकिन भंगुर। सभी रिश्ते गुलाबों की तरह खुशबू नहीं देते। कुछ ऐसे भी होते हैं जो कांटे छोड़ जाते हैं। दुश्मनी लाख सही खत्म न कीजिए रिश्ता, दिल मिले या न मिले हाथ मिलाते रहिए। आज की तारीख में निदा फाजली के ये शब्द थोड़े धुंधले पड़ गए हैं, क्योंकि उन रिश्तों को कायम रखना थोड़ा मुश्किल है जो हर पल कांटों की तरह चुभते रहते हैं। चलिए इन्हीं सब के बारे में चर्चा करते हैं और अपने गेस्ट का इंट्रोडक्शन करते हैं। सबसे पहले हमारी अतिथि हैं डॉक्टर कल्पना रविंद्र पोंक्षे। इन्होंने मुंबई विश्वविद्यालय से संस्कृत में पीएचडी करी और दिल्ली विश्वविद्यालय से संस्कृत शिरोमणि के रूप में निकले। इनका स्वयं का कल्पतरु संस्कृत संगीत विद्या केंद्र है। ये संस्कृत और संगीत दोनों विषयों की प्रशिक्षिका एवं स्टेज परफॉर्मर हैं। इन्होंने आकाशवाणी और दूरदर्शन पर अनेक कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। पुस्तक लेखन के द्वारा भी कई पुरस्कारों से सम्मानित हुई है ये। इन्होंने रस रंजन मंडल सहित अन्य कुछ मंडलों की स्थापना करी। संस्कार भारती संस्था में इन्होंने 20 वर्षों से अधिक समय तक संगीत प्रमुख, साहित्य प्रमुख और सचिव के रूप में कार्य किया है। इन्हें संस्कृत पंडिता एवं संगीत उत्तम कलाकार पुरस्कार प्राप्त हैं। समाज सेवा के प्रति इनकी गहरी रुचि और समर्पण प्रशंसनीय है। डॉक्टर कल्पना जी, बहुत बहुत वेलकम इस इनर स्माइल टॉक शो के मंच पर। हमारी दूसरी डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट हैं स्माइलर अमनदीप साहनी। इन्होंने इंटरनेशनल सुजोग एसोसिएशन ISA की अधिकृत लेक्चरर, थेरेपिस्ट और ट्रायोरिजन स्माइल मुद्रा मेडिटेशन हीलर हैं, जो पिछले 12 वर्षों से सभी प्रकार के मरीजों और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का उपचार कर रही हैं। जूलॉजी में लेक्चरर रहने के बाद सुजोग थेरेपी के चमत्कारिक परिणाम देखकर अपने आप को पूरी तरह से इन्होंने इस क्षेत्र में समर्पित कर दिया है और इसे सीखने का वह अभ्यास कर रही हैं। नमस्कार and thank you for inviting me here. Thank you so much for coming over, अमनदीप जी। कल्पना जी, रिश्तों में जागरूकता का सही मतलब क्या होता है? जरा इस विषय पर थोड़ा सा हमें रोशन करिए। हाँ,
नमस्ते। सबसे पहले तो मैं स्माइल मेडिटेशन के सेशन में मुझे आपने यहाँ निमंत्रित किया, इसके लिए मैं आपको पहले धन्यवाद देती हूँ। और रिश्तों के बारे में जैसे कि आपने कहा, बहुत बहुत उसकी महत्ता हमारे जीवन में है। रिश्तों की बात अगर हम करें तो स्माइल थेरेपी में जैसे कहा गया है कि सकारात्मकता उसमें भी जरूरी है। हर चीज में सकारात्मकता जैसे जरूरी है, वैसे ही रिश्तों में भी है। वैसे तो इसका सीधा संबंध, जैसे स्माइल थेरेपी हम बात करते हैं कि एक प्रसन्न हास्य जो सकारात्मक दिखता भी है, दिखाता भी है। जब हम इस तरह से स्मित हास्य करते हैं, स्माइल करके बात करते हैं, अंदर से भी स्माइल है और बाहर से भी हम स्माइल रख के बात कर रहे हैं, तो सस्मित चेहरा एक ऐसा पॉजिटिव चेहरा दिखता है कि सामने वाले को भी वो निगेटिविटी से निकाल कर पॉजिटिविटी में बदलता है। और इसका ही उपयोग रिश्तों में भी होता है, बहुत उपयोग होता है। वेद काल में तो मतलब मनुस्मृति में तो बहुत कुछ इसके विषय में, रिश्तों के विषय में एक बहुत गहरी जानकारी इसमें मिलती है। स्माइल थेरेपी का संबंध मैं तो उससे जोड़ूंगी, क्योंकि उसमें जो रिश्तों की बात कही गई है उसमें मतलब चाहे वो कौटुंबिक रिश्ते हों, पारिवारिक हों, या सामाजिक हो, या फिर मित्र परिवार से हो, सभी में बहुत मतलब सभी की महत्व, ये बात भी सच है। हर रिश्ता कुछ कहता है, लेकिन क्या कहता है, कैसे कहता है, मैं क्या सोचती हूँ उसके विषय में, क्या मैं जागरूक हूँ इस विषय में, क्या वो सामने वाला जागरूक है, ये भी हमको सोचना है। क्योंकि अगर रिश्तों को सुदृढ़ बनाना, हेल्दी रखना है, तो ये बात सोचनी बहुत जरूरी है कि उनके साथ मेरा व्यवहार सस्नेह है, मतलब उनको सम्मान देने वाला है या नहीं है, या उनका मेरे प्रति कैसा व्यवहार है। चाहे हम रिश्ते में कुछ भी लग रहे हैं, चाहे हम हमारे बहन भाई हों, हमारे माँ बाप हैं, हमारे बच्चे हैं, उनके भी बच्चे हैं, हमारे नेबर्स हैं, या हमारे मित्र हों, हम अपनी तरफ से सोच रहे चलो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिश्ता है ये, और मुझे भी पसंद है, उनको भी पसंद है, ऐसा मेरा कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकता है या उनका भी हो सकता है, क्योंकि रिश्ते में है। अब रिश्ते में है तो जरूरी नहीं कि रिश्ता अच्छा ही हो या बुरा ही हो, ऐसा भी नहीं। लेकिन पहले जैसे मतलब निभाए जाते थे ना रिश्ते, वैसे आजकल नहीं निभाए जाते, ऐसा मुझे दृष्टिगोचर होता है। पहले के लोग इसे कर्तव्य समझकर भी निभाते थे। अभी अभी तक हमारी पिछली पीढ़ी की बात अब हमारी पीढ़ी भी कर रही है, काफी कर रही है, इस चीज को संभालने की कोशिश कर रही है, बांध के रखने की कोशिश कर रहे हैं कि चलो वो नहीं जागरूक, उनको नहीं फर्क पड़ता है। आजकल ठीक है, टाइम नहीं है किसी के पास ज्यादा रिश्तों को संभालने का भी, मतलब वो कर्तव्य को भी भूल रहे हैं। वो नहीं बहुत कहते सही नहीं कहा मिलते आपने। जुलते, तो पिंडे पिंडे मतिर भिन्ना, सबकी मतलब अलग अलग सोच है, ये बात भी है। लेकिन अगर हम ये सोचें कि हमें हमारा भी कोई कर्तव्य है, हम अपनी तरफ से तो सही रहें, चाहे सामने वाला कैसा भी व्यवहार करे हमारे साथ, स्नेह रखे, सम्मान दे, लेकिन हमें तो देना ही चाहिए। मुझे तो ये लगता है कि अपनी तरफ से पूरी कोशिश ये होनी चाहिए, मेरी तरफ से कमी नहीं होनी चाहिए, ये कोशिश। चाहे अनजाने में गलती हो सकती है, बात अलग है, लेकिन मान्य करो, उसको सुधारो और आगे बढ़ो, तो ही रिश्ते कायम रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, ऐसा मुझे लगता है। बहुत सही कहा आपने। और अच्छा लगा जिस तरह से आपने ये कहा और हर एक युग के बारे में बताया है कि पहले के युग में रिश्ते कर्तव्य समझ के निभाए जाते थे, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो। और अनेक रिश्ते होते हैं, सैकड़ों रिश्ते पूरे एक जीवन काल में होते हैं, लेकिन इनको हम सकारात्मकता और आत्मनिरीक्षण से जागरूक होकर के अच्छी तरह से निभा सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर व्यूज कल्पना जी। अमन जी, आपसे कुछ पूछना चाहूंगी कि टॉक्सिक व्यक्ति या रिश्ते को हम कैसे पहचानें? टॉक्सिक व्यक्ति या रिश्ता
कहने को तो बहुत कष्ट देता है ये शब्द कि कोई रिश्ता हमारा टॉक्सिक है, पर इसको पहचानना कैसे है? प्रोफेसर पाक जेवू, जो हमारे सुजोग के ट्राइरोजन स्माइल मुद्रा मेडिटेशन के फाउंडर हैं, उन्होंने कहा कि हम 3 फोर्सेस के अंडर पूरे यूनिवर्स में किसी भी चीज को, किसी भी एक्टिविटी को हम क्लासिफाई कर सकते हैं। सो ये 3 फोर्सेस जो उन्होंने बताई, वो हेट्रोफोर्स, होमोफोर्स, न्यूट्रोफोर्स। तो अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि हेट्रोफोर्स जिसमें ज्यादा होगा, उन लोगों का कैसा नेचर होगा। तो जो हेट्रोफोर्स जिनमें एक्सेस होगा, वो बहुत एग्रेसिव होंगे, बहुत जल्दी उनको गुस्सा आता होगा, वो बहुत लाउड होंगे और डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, हमेशा सिचुएशंस को बहुत जल्दी रिएक्ट करेंगे। तो आप पहचान सकते हैं कि वो बैलेंस नहीं है, फट से रिएक्ट कर रहे हैं। ऐसे ही जो होमो फोर्सेस वाले लोग होते हैं, वो ब्लेम नहीं लेते खुद पे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज अवॉइड करते हैं, अपने आप को ऐसे प्रोजेक्ट करेंगे जैसे हर सिचुएशन में वो विक्टिम ही है। तो वो भी एक बैलेंस नहीं है एनर्जी का। और जिसकी न्यूट्रो फोर्स वीक होती है, हम हमें हमेशा न्यूट्रो में रहना चाहिए, पर अगर हमारा न्यूट्रो वीक है तो हम अपनी गलतियां नहीं मानेंगे, दूसरे को हमेशा ब्लेम करेंगे। सो ये सारी एनर्जीज इम्बैलेंस हो गई हम में। अगर आप कभी भी ऐसी कंपनी में बैठते हैं, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हों या आपके वर्क प्लेस के कलीग्स हों, और जब भी आप उनकी कंपनी में बैठे आपको लगे कि ड्रेन्ड ऑफ हो रही है आपकी एनर्जी, आप उसमें खुश नहीं है, उस कंपनी में बैठकर कॉन्स्टेंटली आपको ये लगता रहता है कि शायद आप पे कोई गिल्ट आ रहा है या आप ही को टेंशन आ रही है, तो ऐसी कंपनी में बैठते हुए ये टॉक्सिक रिलेशंस है। वो आपकी बाउंड्रीज को बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, बस अपना ही शो कर रहे हैं। तो हमें समझ आ जाती है कि ये टॉक्सिसिटी के कैरेक्टर्स हैं। एनर्जी इम्बैलेंस है यहाँ पे उस व्यक्ति की। बहुत सही कहा आपने। और प्रोफेसर ने जो हमें सिखाया है, जो फोर्सेस, जो ऊर्जाएं, जो शक्तियां बेसिकली यूनिवर्स में या इस ब्रह्मांड में हर चीज को हम उन ऊर्जाओं में क्लासिफाई कर सकते हैं। तो आपने भी जिस तरह से उसको क्लासिफाई करा, बहुत अच्छा लगा सुन के। और इन्हीं क्लासिफिकेशंस के साथ में हम हीलिंग भी कर सकते हैं, वो भी प्रोफेसर ने हमें बहुत अच्छा तरीका दिया है। और रिलेशनशिप को लेकर के या रिश्तों को लेकर के बहुत अच्छे रिजल्ट्स भी हमें मिले हैं इसमें। थैंक यू सो मच अमन जी। कल्पना जी, अब आपसे पूछना चाहूंगी कि जब रिश्तों में अनबन हो जाती है या कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है, तो एक जागरूक व्यक्ति उसे कैसे संभालता है? बिल्कुल सही बात है। ऐसा तो नहीं है कि सीधा सीधा चल रहे हैं रिश्ते आराम से बहुत अच्छी तरह से। मैंने जैसे कहा, पिंडे पिंडे मतिर भिन्ना, अलग अलग सोच है लोगों की, अलग अलग तरह से वो व्यवहार भी करते हैं, मतलब भावनिक हो, व्यवहारिक हो, उनका जो व्यवहार हमारे प्रति है, हम उनके साथ चाहे अच्छे चल रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो भी हमारे साथ जैसा हम सोच रहे हैं, हमारा हमारी से अपेक्षा है वैसे ही खरे उतरें, जरूरी नहीं है। आजकल तो और भी नहीं। तो ये स्थिति तो आती है, आ सकती है, आराम से सबके जीवन में आती है। लेकिन अगर हमने ऐसे ही सोच बनाए रखी, वो गलत है तो मैं क्यों सही रहूं, वो नहीं सुधरता है तो मैं क्यों सुधरूं, वो नहीं पहल कर रहा है तो मैं क्यों पहल करूं, ऐसा कहेंगे करेंगे ना, तो 36 का आंकड़ा बन जाएगा। और हमको तो पास लाना है ना, 63, हमको तो पास लाना है रिश्ता, उसमें कोई फासला नहीं चाहिए। अगर हमें तो कॉन्फ्लिक्ट तो आता है, लेकिन आने के बाद क्या करना है, कैसे जागरूक रहना है, ये भी हमें सोचना है। आपने बिल्कुल सही कहा कि ऐसा होने पर क्या किया जाए, ये तो बहुत सोचने वाली बात है। अजात शत्रु तो कोई नहीं है, कोई किसी न किसी का कहीं ना कहीं से रिश्ता जो है तनावपूर्ण होता है, कोई आपसे जेलसी भी करता है, कोई आपसे दुश्मनी करना चाहता है, लेकिन हमें क्या करना है, बस हम अपनी तरफ से, भाई उसकी तरफ से हम नहीं सोचना है कि वो क्या करे, ये नहीं हम कर सकते। हमारे हाथ में क्या है कि हम क्या कर सकते हैं, क्या हम उसी की तरह व्यवहार करें या हम अच्छा ही व्यवहार रखें उसके साथ, या फिर ये सोचें
कि ईश्वर यत् करोति शोभनम एव करोति, जो चल रहा है वो अच्छा ही है। भगवान के ऊपर, ईश्वर के ऊपर थोड़ा विश्वास रख के कि स्थिति बदल जाएगी, बदल जाएगी। तो हम क्या करें ऐसी स्थिति में? हम न्यूट्रल बने रहें। मेरे ख्याल से तो हम न्यूट्रल बने रहें, कोई रिएक्शन नहीं। अगर आपने कोशिश कर ली है फिर भी नहीं काम हो रहा है तो आप चुप्पी साध लीजिए, शांति रखिए, पेशेंस रखिए, आपका संयम जरूर काम आएगा। एक ना एक दिन आपको अच्छा रिजल्ट जरूर मिलेगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, क्योंकि इस मामले में मैं जागरूक हूँ। मुझे जागरूक रहना है क्योंकि मुझे रिश्तों से प्यार है, रिश्ते निभाने में मैं विश्वास रखती हूँ, चाहे मेरे सगे वाले हों या मेरे मित्र परिवार हों, मेरे दुश्मन भी हों तो भी मुझे लगता है, मतलब विरोध, अभी ऐसे दुश्मन तो नहीं है लेकिन विरोधी जरूर होते हैं, या फिर कुछ अलग सोचने वाले, गलत सोचने वाले आपके विषय में होते हैं वो लोग। तो हमें क्या करना है? हमें तो स्मिता से बनाए रखना है। हमें, जैसे हमारे भगवान श्री कृष्ण हो या श्री राम हो, उनकी तरफ देखिए, हमेशा एक स्मित हास्य उनके चेहरे पर खिला हुआ रहता है। उनको देखे ना तो बहुत शांति मिलती है कि मैं भी ऐसे ही क्यों न बनी रहूं, क्यों ना मैं भी ऐसे ही अपनाऊं कि मैं कोई रिएक्शन ना दूं। मैंने तो कोशिश कर ली है, कोशिश करने के बाद भी अगर स्थिति नहीं बदल रही है तो ये ईश्वर की इच्छा है। ईश्वर इच्छा बली ऐसी, ठीक है। मैंने ऐसे सोच के, अगर मैंने ये शांति रखी, पेशेंस रख लिया, संयम रख लिया, तो मुझे अच्छे रिजल्ट भी मिले हैं। ये मैं आपको अपने अनुभव से बता रही हूँ। तो ये जरूर करना चाहिए। जब हम अपने अनुभव के साथ बात करते हैं ना, तो वो सामने वाले को भी स्वीकार हो जाता है। अनुभवों के बारे में अपने बताने के लिए। और जैसा कि आपने कहा कि न्यूट्रल रहना चाहिए, स्माइल मेडिटेशन की भाषा में वो न्यूट्रोफोर्स होता है। और हमेशा हमें यही सिखाया जाता है कि ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रो ऊर्जा और न्यूट्रो पर्सनालिटी, न्यूट्रो इमोशंस, न्यूट्रो फीलिंग्स रखें, तभी हम एक परफेक्ट और स्माइलिंग पर्सनालिटी बन पाएंगे। और सबसे ज्यादा जरूरी, सबसे ज्यादा अहम तो हिज विल है। उसके बगैर वो जो ऊपर वाला है, तो उसकी इच्छा जैसी भी। तो डेफिनेटली रिश्तों में जो जागरूकता आती है वो समझ और संवाद और संयम से ही आती है। थैंक यू सो मच। अमन जी, अब आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि ये जो टॉक्सिक रिश्ते होते हैं, इनसे हम अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं? ये जो टॉक्सिक रिलेशंस है ना, हम उनको ये भी नहीं कह सकते कि ये हमारे रिलेशंस बहुत बुरे हैं। उनको लेबल नहीं कर सकते कि दे आर बैड। हाँ, टॉक्सिसिटी जो है दैट इज इम्बैलेंस, बट नॉट देयर आइडेंटिटी। लेबल नहीं करेंगे उनको। फिर भी एक एनर्जी का इम्बैलेंस है, जैसे बाकी हमें तकलीफें आती हैं वो भी एनर्जी इम्बैलेंस से आती हैं। सो एक ये भी उसी तरह से हम ले सकते हैं। पर उससे हमको खुद को प्रोटेक्ट भी करना है, क्योंकि हम उनको चेंज नहीं कर सकते, दूसरे पार्टी को। खुद को ही हमने प्रोटेक्ट करना है। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम अपने आप को सबसे पहले तो ना अपनी ब्रेथ पे फोकस करें। ये भी डॉक्टर प्रोफेसर पार्क जेबू ने हमको सिखाया है। ब्रेथ बहुत बड़ा टूल है हमारा। तो उस टूल पे हम फोकस करें, अपनी सांस पे ध्यान दें। देखिए, जब किसी को गुस्सा आता है और टॉक्सिक पर्सन जो आपके सामने बैठा है ना, वो आपको अपनी बातों से प्रोवोक कर रहा होता है, तो उसको गुस्सा आ रहा है तो उसकी ब्रेथ का जो रेट है ना वो बढ़ जाता है। लेकिन हम क्योंकि न्यूट्रल रहें, हमारा वो जो ब्रेथ का रेट है वो मेंटेन रहना चाहिए, वो तेज तेज नहीं होना चाहिए। अगर वो फास्ट हो जाता है तो हमें भी गुस्सा आ जाता है, हम भी इंस्टेंट रिस्पॉन्ड कर देंगे, फिर तो सिचुएशन बिगड़ जाएगी। सो हमको बहुत इमोशंस पे कंट्रोल रखना चाहिए, अपनी ब्रेथ पे फोकस करना चाहिए, इंस्टेंटली रिएक्ट नहीं करना चाहिए। उसने जो भी बोला, स्टे काम, बहुत कामली रिस्पॉन्ड करें। और हमको न्यूट्रल रहने में ये होता है कि हम ये नहीं सीखते हैं कि उस टॉक्सिक पर्सन से हमको लड़ना है, नॉट टू फाइट विद दैट टॉक्सिक पर्सन। रादर हम अपने आप को इस तरीके से ट्रेन करते हैं कि हम अपनी एनर्जी और बाउंड्रीज को कैसे इंटेलिजेंटली मैनेज कर सकते हैं, खुद को कैसे संभालें ताकि दूसरे को भी संभल जाए। अगर हम ही बहुत शांत रहेंगे उसके किसी भी रिएक्शन एक्शन पे, तो वो चुप, खुद ब खुद चुप हो जाएगा। उसको लगेगा ये तो जवाब ही नहीं देता, ये तो शांत ही रहता है। तो वो भी एक बार दूसरी बार
वो भी थोड़ा सा समझना शुरू कर देगा, रियलाइज करेगा। सो बस सिंपल धीरे धीरे बात करिए, उसको जो भी आंसर दे रहे हैं बड़ा मिनिमल वर्ड्स यूज करिए, ज्यादा लंबी लंबी कॉन्वर्सेशंस उसके साथ मत करिए। वो जो सेंसिटिव टॉपिक्स है ना, तो उसके साथ बैठे तो कोशिश करिए उनको ना ही लेके आइए बीच में आपकी कॉन्वर्सेशन में। तो प्रोफेसर ने भी ये बोला, कहते हर इंसान जो होता है, एवरी पर्सन, वो अपना इवॉल्व धीरे धीरे करता है अपनी अपनी अवेयरनेस के हिसाब से। सब इकट्ठे तो नहीं इवॉल्व करेंगे। तो वो अपना अपना टाइम होता है सबका, वो भी करेगा किसी दिन रियलाइज, वो भी इवॉल्व होगा कभी ना कभी। पर आप अपना बैलेंस, अपनी एनर्जी मेंटेन करके रखिए, अपना इनर सेल्फ स्ट्रेंथन करते रहिए रोज रोज। आप अपने आप को तो प्रोटेक्ट करते जाएंगे, आप शांत रहेंगे, अपने आप सिचुएशन कंट्रोल में हो जाएगी। बहुत खूब कहा आपने अमन जी, दैट सबसे पहले अपने आप को, सेल्फ को बैलेंस करके रखना है, सेल्फ को एक न्यूट्रो फोर्स के साथ रखना है, तो अपने आसपास की सारी चीजें अपने आप सध जाती हैं। कल्पना जी, आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या हर रिश्ते को संभालना जरूरी है, या कभी कभी किसी एक रिश्ते को छोड़ देना भी जागरूकता होती है? सही बात है कि हमेशा तो एक जैसी परिस्थिति नहीं रही, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छा रिश्ता चल रहा होता है, चाहे हमारे सगे हों या बाहर मित्र हों, लेकिन मुझे ऐसा अनुभव है कि कई बार वो, मैं अनुभव इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एग्जाम्पल के साथ जब बात करते हैं ना, तो उसमें एक सपोर्ट आ जाता है कि हाँ सही बात है कि ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो जाता है ये तो होता है, और जनरली भी होता है, और मेरे साथ भी होता है, आपके साथ भी हुआ होगा, तो हो सकता है ना। तो ऐसी परिस्थिति तो आ सकती है। हाँ, आपने बहुत कोशिश कर ली, आपको तो संभालने हैं रिश्ते, आपको तो यू वांट, आपको मेंटेन करना है, आपको यू बिलीव इन मेंटेन, लेकिन वो सामने वाले को ऐसा कुछ नहीं लग रहा। कोई एक आध ऐसा भी होता है कि सब बाकी लोग तो अच्छे चल रहे हैं, लेकिन मैंने जैसे कहा कि हर एक की सोच अलग है, या परिस्थिति अलग है, या फिर संगति अलग हो गई है, तो उसको भी उकसाया जा रहा है किसी कारण से, अपने आपके विरुद्ध भड़काया जा रहा है, बताया जा रहा है कुछ गलत, और मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई है कुछ, ये भी हो सकता है। वो बुरा नहीं है, मैं तो किसी को बुरा नहीं कहती, लेकिन परिस्थिति बुरी हो सकती है, उसमें बुद्धि उसकी भटक सकती है, भ्रष्ट हो सकती है, ये बात तो हो सकती है। लेकिन हमें तो ऐसा सोचना है कि नहीं, मतलब वो इंसान पूरा गलत नहीं, वो पहले तो अच्छा था, इसका मतलब वो पूरा गलत नहीं है। सब परफेक्ट तो कोई नहीं होता है, ये बात तो है, परफेक्ट नोबडी इज परफेक्ट, लेकिन हाँ गलती तो उससे भी हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है। तो गलती हो ही गई है मान लो, और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मेरे जीवन में या हमारे परिवार में उसका बैड इफेक्ट पड़ रहा है, या उससे निगेटिविटी बढ़ रही है, या मेरी सोच में फर्क पड़ रहा है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, काफी उसमें मतलब फर्क पड़ रहा है, तो क्या मैं उसे छोड़ दूं? तो आपने जैसे कहा, तो ऐसे हालत में मुझे जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि मैं सिर्फ एक नहीं हूँ, मेरा ईगो को भी मैंने दबा दिया चलो, लेकिन मेरे साथ बहुत लोग हैं, मेरे कुटुंब में, हेल्दी कुटुंब एक हेल्दी समाज बनाता है, हेल्दी समाज एक हेल्दी देश को निर्माण करता है। तो ऐसी हालत में मुझे ये सोचना चाहिए कि ऐसे कुछ लोग हैं जो डिस्टर्ब कर रहे हैं मेरे जीवन में, मेरे कुटुंब में, मेरे परिवार में, मेरे मित्रों में बदफैली हो रही है, कुछ गलत हो रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? थोड़ा सहन करो, पेशेंस रखो, चलो अब बदल जाएगा, परिस्थिति बदल जाएगी, ठीक है, वेर कीप पेशेंस, पेशेंस तो रखना है। फिर भी कई बार तो फिर भी ऐसा हो जाता है, परंतु किंतु तो आ ही जाता है। फिर भी अगर ऐसा हो रहा है, मैं इतना उसको सहन कर रही हूँ, हमारे कुटुंब में भी सहन कर रहे हैं, परिवार में कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अगर ऐसा हो रहा है तो मुझे जरूर सोचना चाहिए, और सिर्फ अपने लिए नहीं, मेरे परिवार के लिए मुझे सोचना है। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ कि ठीक है, जैसे इन्होंने अभी कहा कि आप सहन करिए, थोड़ा पेशेंस, एक एक तरफ आप शांत रहेंगे तो सामने वाला भी शांत हो जाएगा, लेकिन कई बार नहीं ऐसा होता है। कई बार ऐसा होता है थोड़ी देर शांत हो जाता है, फिर से वो निकल जाता है, फिर से वो आ जाता है, तो विरोध दिखाने के लिए।
ऐसा अगर बारंबार हो रहा हो, मेरी शांति भंग हो रही है, लेकिन मुझे तो क्या चाहिए, चित्ते प्रसन्ने भुवनम प्रसन्नम, चित्ते विषण्णे भुवनम विषण्णम। अब मेरी शांति भंग हो रही है तो मेरे आसपास की, मेरे कुटुंब, मेरे परिवार की भी होगी, थोड़ी बहुत शुरू हो सकती है, तो ये इफेक्ट तो पड़ेगा, पड़ सकता है। तो अगर मेरा चित्त प्रसन्न है तो मैं प्रसन्न हूँ, सारी जग प्रसन्न दिखेगा, नहीं तो विषण है तो विषण दिखेगा। मेरा दृष्टिकोण ये ऐसा है, तो मुझे जरूर सोचना चाहिए, सिर्फ अपने लिए नहीं, बाकियों के लिए भी। वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करती हूँ, ये सारा विषय कल्याण। मेरा पसंद है। यस। मुझे तो खुश रहना है, रखना भी है, रहना भी है। तो ये दोनों बातें मेरे विचार में महत्वपूर्ण है। अब इस विषय में अगर आप कहीं तो मैं कुछ पंक्तियां गुनगुनाना चाहूंगी म्यूजिक वाली। थोड़ा सा जरूर मुझे जरूर प्लीज। गीत याद आ रहा है, बहुत सुंदर, जो अलग अलग फिल्म में बहुत सुंदर, मतलब संदेश देने वाले गीत रचे गए हैं आज तक। तो मुझे इस संबंध में एक गीत याद आ रहा है, जो मैं कुछ पंक्तियां आपके सामने गुनगुनाना चाहूंगी, जो साहिर लुधियानवी जी ने लिखी है। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो, कि उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार। ऐसा सोच के स्मित हास्य करके मैं वो रिश्ता थोड़ी देर के लिए बाजू में रख दूंगी, छोड़ दूंगी, छोड़ना चाहूंगी। और इस इंतजार में कि शायद वो वापस आए, तो मेरे होप्स तो हैं हमेशा के लिए। लेकिन स्मित हास्य करके, अंदर से प्रसन्न हास्य आपके चेहरे पर रहेगा, तो कभी ना कभी उसे वही याद आएगा। अगर हम उसे बुरा भला करके छोड़ रहे हैं, ऐसा करके कह के, ऐसा व्यवहार करके, तो वो वही याद रखेगा। कल्पना जी, और बहुत अच्छा लगा आपकी मधुर आवाज सुन के। थैंक यू धन्यवाद। सो मच। और संयम, कर्तव्य, समझदारी, अपनी शांति, इन सब की एक सीमा होती है। उन सीमाओं को अगर कोई बार बार लांघे तो वही, जैसा आपने कहा, कि एक खूबसूरत से अंजाम पर छोड़ देना अच्छा। और वो खूबसूरत अंजाम का मतलब है कि बिल्कुल दरवाजे सारे बंद ना करना, कोई ना कोई एक संवाद खुला रखना, कि शायद कभी वो भूला अगर घर पे लौट कर वापस आना चाहे तो आ सके। अमन जी से अब मैं पूछना चाहूंगी कि रोजमर्रा की जिंदगी में हम रिश्तों में जागरूकता या अवेयरनेस कैसे ला सकते हैं? क्या मेडिटेशन से रिश्ते सुधर सकते हैं? जब से हमने जन्म लेते हैं ना, तभी से हम रिश्तों में बन जाते हैं। आजकल तो वो रिश्ते बहुत ही कम रह गए हैं, एक भाई एक बहन। पहले जमाने में तो खूब रिश्तों की रौनक होती थी। अब इतने कम रिश्ते हैं, उनको भी संभालना पड़ता है बहुत ध्यान से। सो वो कह सकते हैं रिलेशंस आर फ्रेजाइल, हैंडल विद केयर। वो हाल हो गया, अब तो कांच की तरह है रिश्ते भी। और हम लोग जो ह्यूमन है तो सोशल एनिमल, अकेले रह भी नहीं सकते हैं, हमको चाहिए रिश्ते। ये हमारा करेक्टर है सोशल एनिमल्स का। पर इतना दूर था और भाग दौड़ और बिजी, रिलेशंस निभाने का टाइम ही नहीं है। और इमोशंस हमारी हमारे ऊपर रूल करती है। जल्दी जल्दी हम हर्ट हो जाते हैं, फट से रिलेशंस को तोड़ देते हैं। और प्रोफेसर ने भी हमको बहुत अच्छे से समझाया है कि दिस वर्ल्ड इज अ स्टेज। जैसे शेक्सपियर ने भी बोला, दिस वर्ल्ड इज अ स्टेज एंड वी ऑल आर एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस। प्रोफेसर ने भी ऐसे ही बोला, ये यूनिवर्सल ड्रामा है जो हम यहाँ खेल रहे हैं। उस पे हम सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। और रिलेशंस भी हमारे अलग अलग तरह के हैं, वो सब अपना अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। एक डायरेक्टर होता है, वो हमें अपना अपना स्क्रिप्ट देता है। ऐसे क्रिएटर ने हम सबको अपना अपना स्क्रिप्ट दिया है। तो कोई रिलेशन टॉक्सिक है, उसको वैसा स्क्रिप्ट मिला है तो वो वैसा एक्टिंग करता है। तो उसको भी तो परफेक्शन से ही वो अपना एक्शन रोल प्ले करना है। पर हम उसको टॉक्सिक कह देते हैं और हम बोलते हैं हम अच्छे हो गए, हमारा वो रोल है। पर सबका अपना अपना है और सब अच्छे हैं अपने रोल के हिसाब से।
यही हमको सबको सिखाना है कि अपने रिश्तों को निभाया जाए। ये ड्रामा है, कोई भी बुरा नहीं है, कोई भी टॉक्सिक नहीं है, वो एनर्जी इम्बैलेंसेस हैं, वो कंट्रोल हो जाए। और मेडिटेशन तो हमको बहुत अच्छे से अपने आप को बैलेंस रखने में हेल्प करती है। अगर हम मेडिटेशन रोज रोज करते रहें तो हमारी एनर्जी बैलेंस रहती है, हम न्यूट्रो स्टेट में अपने आप को मेंटेन कर पाते हैं। और अगर हम खुद को मेंटेन कर पाएंगे ना, तो रिलेशन हमको बुरे नहीं लगेंगे, हम समझ जाएंगे वो दूसरा जो रिलेशन है, वो जो दूसरा हमारे सामने का इंसान है, वो इग्नोरेंट है, उसको अभी समझ नहीं है। हम खुद को परेशान नहीं करेंगे, इमोशनली हम वीक नहीं होंगे और स्माइल में बढ़ते जाएंगे। अगर हम स्माइल में बढ़ते जाएंगे, मेडिटेशन हमारी हेल्प कर रहा है, तो वो उसका रिफ्लेक्शन उस रिलेशन पे भी पड़ेगा। आज नहीं तो कल वो भी रियलाइज करेगा, और वो रिलेशन, जैसे कि डॉक्टर कल्पना जी ने बोला, कभी भी मुड़ कर आ सकता है हमारे पास। आप अपनी स्माइल बनाए रखें, अपनी एनर्जी न्यूट्रल रखें, बैलेंस रखें, वो कभी ना कभी लौटेगा। और नहीं लौटेगा तो गॉड्स विल, इट्स ओके, फिर भी ठीक है। आप अपनी एनर्जी नहीं खराब करें, बस इसी पे चलते जाए, अपनी स्माइल के साथ चलिए, मेडिटेशन करिए। आपको अंदर से वो स्ट्रेंथन करती है इनर एनर्जी। और जिसकी इनर एनर्जी स्ट्रेंथन होती है ना, इसको और किसी चीज की चिंता नहीं है। वो टॉक्सिक पीपल से ना, इट इज नॉट लाइक कि हम टॉक्सिक पीपल को कैसे कंट्रोल करें या चेंज करें। हमारी इनर एनर्जी जब स्ट्रेंथन हो जाती है ना, तो हम अपने आप को, अपने अंदर की पीस को मेंटेन कर पाते हैं और प्रैक्टिकल हो जाते हैं। कई जगह हम अवॉइड नहीं कर सकते, कुछ रिश्ते ही ऐसे होते हैं, वहां अवॉइड नहीं कर सकते, पर अपनी इनर स्ट्रेंथ के साथ हम उनको बड़ी प्रैक्टिकली डील कर लेते हैं, बहुत स्माइल से। वही हमारा एम होना चाहिए, और मेडिटेशन हेल्प करता है हमें। बस यही कहना चाहूंगी मैं। थैंक यू सो मच अमनदीप जी, बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुन करके। और शेक्सपियर से मुझे आनंद मूवी का वो डायलॉग याद आ गया, बाबू मोशाय, ये जिंदगी एक रंगमंच है और हम सब उसके कलाकार, बिल्कुल। और हमारी डोर ऊपर वाले के हाथों में बंधी हुई है। तो जैसे वो नचाता है, नाचते रहो, लेकिन स्माइल के साथ, एक समझ के साथ। और हम अगर आपसी समझ बनाए रखें तो एक दूसरे की भावनाओं को भी समझ पाएंगे, क्योंकि रिश्ते शब्दों से ज्यादा भावनाओं की भाषा बोलते हैं। हम दूसरों को बदलने की कोशिश ना करें और अपेक्षाओं को कम रखें, और हमेशा याद रखें कि एक संवाद को खुला रखें, एक दरवाजा या एक छोटी सी खिड़की हमेशा खुली रखें। तो जैसा कि अमनदीप जी ने कहा था कि रिश्ते हैंडल विद केयर, रिश्तों के लिए वक्त निकालिए। यहां पर मैं इस चर्चा को खत्म करना चाहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कल्पना और अमनदीप जी, आपने अपने विचार हमारे साथ साझा किए। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा हमें भी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने। अपने व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमें सुनते रहते हैं और हमें और ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं कि हम और ऐसी विषयों को एक चर्चा के रूप में आप लोगों के सामने तक लाते रहें। बहुत सुंदर, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभिनंदन तो है ही, लेकिन शुभकामनाएं भी हैं। ऐसे ही चल रही दीजिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच टू द इनर स्माइल टॉक शो टीम, जिसने मुझे फिर से एक बार मौका दिया इस मंच पे बोलने का। थैंक यू सो मच प्रोफेसर पाक जेवू, जिन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन, और ये साइंस जो कि अथाह सागर है, वो हम तक लेकर आए। थैंक यू टू डॉक्टर पंकज जैन, हमारे गुरु, जो बहुत ही सिंपल विषय में और सिंपल तरीके से हमको इस साइंस के बारे में जागरूक कराते जा रहे हैं। बस एक चीज का ध्यान रखना है, स्माइल पर्सनालिटी। अगर हम स्माइल पर्सनालिटी अपनी बना करके रखें, अपने व्यक्तित्व को बैलेंस करके रखें,
तो हर चीज सध जाती है।